अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का एक और वीडियो में खुशामदीद। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का स्ट्रेटजी। नीट में आप कैसे बायो में कंप्लीट 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज के डेट में तो बिल्कुल पॉसिबल है, हर कोई ला रहे हैं जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, फिर कैसे पढ़ना है, और फिर कैसे रटना है, क्योंकि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है और रटने का भी तरीका होता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप बायो का जो मेमोराइजेशन है उसको ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस में सबसे पहला रिसोर्स सबको पता होता है कि एनसीईआरटी ही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक। तो सबसे पहले 11th-12 का एक एक एनसीईआरटी आपके पास होता है, तो वो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको आपको कम से कम 2-3 बार करना है। हैरान मत होना, अभी 2 से 3 बार, बस कोर टेक्स्ट बुक की बात करो उसको 2 से 3 बार करना है। अभी बताऊंगा क्या आपको ज़्यादा बार करना है। साथ में एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर भी आपको करना है। और अभी मैं बताता हूँ कि कब एग्जाम्पलर आपको नहीं करना है अलग से। तो अगला जो रिसोर्स है वो है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, उस एनसीईआरटी के बेस्ट ऊपर जो बेस्ट कोई क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। तो उस क्वेश्चन बैंक अगर आप ऑफलाइन कोई किताब लेना चाहते हैं, यानी ऑफलाइन है, तो आप अभी तक अगर कुछ नहीं लिए हैं तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ले सकते हैं। अच्छी किताब है जहाँ पर अच्छा खासा जो है एनसीईआरटी कवरेज है। एनके शर्मा सर ने लिखी है, नीट प्रेप के तरफ से आता है। और अगर आप ऑफलाइन में कोई भी किताब लीजिए, ऑफलाइन मतलब अगर ऑफलाइन वाला रास्ता आप चुन रहे हैं, कोई सा भी किताबों मास्टर क्लास लीजिए, या फिर आपके पास पहले से नीट प्रेप है, नीट कागज जी है, या फिर एनसीईआरटी पंच है, या फिर कुछ भी एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो सिंपली उसको ले लीजिए। और साथ में टारगेट बैच, क्योंकि एक ऑनलाइन आपको रखना है। टारगेट बैच में आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री और साथ में बायोलॉजी तो है ही सही, तीनों सब्जेक्ट का भरपूर क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ में फ्लैश कार्ड वगैरह, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो मैं बता रहा हूँ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है टारगेट बैच में, भरपूर क्वेश्चन है, तो आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं टारगेट बैच में। तो मास्टर क्लास है, अगर आप ऑफलाइन में कोई भी किताब लेते हैं तो ऑनलाइन में टारगेट बैच ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं, यानी कोई ऐप वगैरह जहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एनसीईआरटी बेस्ड, तो अभ्यास बैच, और यही है जो मेरे पास था, मैंने अभ्यास बैच का इस्तेमाल किया था। अभ्यास बैच में एनसीईआरटी का हर लाइन से क्वेश्चन बनी हुई है। टारगेट बैच में ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि टारगेट बैच में क्वेश्चन है ज़रूर है, भरपूर क्वेश्चन है, जहाँ पर एनसीईआरटी नीट में आने वाले सब कुछ क्वेश्चन कवर्ड हो जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी मन तो कर, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उस पेज से बेस्ट। तो पेज वाइज क्वेश्चन हमको अभ्यास बैच में मिलता है। तो अभ्यास बैच में हर दिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अभी बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी। तो आपको अभ्यास बैच लेना है अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं। और अगेन अभ्यास बैच का भी आपको आजकल शायद हार्ड कॉपी मिलता है, तो उसको आप अगर वो लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। तो उसके साथ फिर से आप टारगेट बैच इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड पे चला गया। तो एक ऑफलाइन, तो आप टारगेट बैच ऑनलाइन में ले सकते हैं। अब क्लियर हो गया ना। कोई भी किताब ले रहे हैं तो साथ में टारगेट बैच, और अगर सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो सिर्फ अभ्यास बैच लेना। अगेन अभ्यास बैच में भी आपको तीनों सब्जेक्ट का मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का तीनों सब्जेक्ट का मिल जाता है, और एसेस एंड रीजन क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है वो है एलन का फास्ट ट्रैक। काफ़ी शानदार किताब है, बेहतरीन। मतलब एनसीईआरटी जो 95% है वो इसमें कवर। देखो एनसीईआरटी सही में आपको ही पता है कि रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, कि पूरा जो है मोटा मोटा टेक्स्ट बुक, मतलब मोटी मोटी है नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का हर लाइन इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में पूरा एनसीईआरटी रिवाइज करना डेफिनेटली मुमकिन नहीं। तो 2 से 3 बार इनफ है जो कोर टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना। उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएंगे एलन के फास्ट ट्रैक पर, जहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स हैं। हर इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का कवर्ड है, वो बस आप देख सकते रिव्यू। लेकिन 100% एनसीईआरटी कवरेज आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जानबूझकर किया गया ऐसा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है। तो बस 95% एनसीईआरटी तो बिल्कुल कवर्ड होगा, लेकिन कुछ बचा हुआ पोर्शन जो होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जो एनसीईआरटी में होंगे लेकिन इसमें नहीं होगा, तो वो आपको ऐड करना है। एनसीईआरटी पढ़ना है और साथ में इसको ऐड करना है यहाँ पर, इसीलिए ये नहीं लिखा हुआ है, जिससे कि आप उसको ऐड कर सकें। एंड लास्ट एंड नॉट एट ऑल द मोस्ट एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ये बिल्कुल नहीं है। एक बात और बता देता हूँ कि टारगेट बैच है, यहाँ पर जो एग्जाम्पलर में बताया था
कि अगर आप टारगेट बैच लेते हैं तो एग्जाम्पलर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ टारगेट बैच में अवेलेबल है। एग्जाम्पलर में एमसीक्यू डेफिनेटली सारे के सारे एमसीक्यू नहीं होते, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी एमसीक्यू में कन्वर्ट करके शायद टारगेट बैच में डाल दिया है। टारगेट बैच में सब कुछ कवर हो जाता है, तो अगर टारगेट बैच लिया तो एग्जाम्पलर की ज़रूरत नहीं है। अब मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल जो है आपको सिर्फ एक ही बार पढ़ने हैं, ढंग से एक ही बार पढ़ने हैं, और फिर जितने भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलते हैं जो आपको लगता है कि याद रखने लायक है, जैसे एनिमल किंगडम में कुछ फैक्ट मिल गया, कनेक्टिंग लिंक, नियोप्लाइना कौन है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में, तो ऐसे पेरीपेटस है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के, तो ये सब फैक्टर शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये आपको मॉड्यूल से उठाना है, कुछ फैक्ट है आप उसको अपने जो फास्ट ट्रैक है उसमें ऐड कर देंगे। कैसे करना भी बताता हूँ स्ट्रेटेजी में, लेकिन मॉड्यूल ऐसा होना चाहिए जैसे एलएन के मॉड्यूल में कलर कोड होता है, ब्लू कलर से एनसीईआरटी के लाइंस होते हैं, तो आपका जो भी मॉड्यूल है उसमें ऐसा पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट एनसीईआरटी का है, कौन सा बाहर का है, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि कौन एनसीईआरटी का है कौन बाहर का है। तो कौन सा पॉइंट ऐड करना है, कौन सा ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का है, वरना आप एनसीईआरटी का ही पॉइंट मॉड्यूल से उठा के फिर से एनसीईआरटी में डाल दोगे, इट विल बी कंप्लीट वेस्ट। तो ध्यान रखना, बस कोई भी मॉड्यूल है आपके पास कलर कोड होनी चाहिए एनसीईआरटी में, आपको स्पेसिफिक पता होनी चाहिए कि ये पार्ट एनसीईआरटी का और ये बाहर का है, ठीक है। तो एलएन का फास्ट ट्रैक है जो आपको इनफाइनाइट टाइम्स रिवाइज करना है। अब इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि स्पेसिफिक नहीं है, जितना बार आप कर सकते हैं, हर एग्जाम से पहले, हर दिन, हर रात, जितना हो सकता है रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि बायो में रटना है, और ऐसे ही आपका जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगे। एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये तो सबसे खतरनाक चैप्टर है क्योंकि भरपूर रटना है इसमें, और एनाटॉमी छोड़ भी दे तो मॉर्फो तक भरपूर रटना ही है इसमें। तो इसमें तो आपको टाइम देना है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस। लेकिन उसके भी कुछ आसान टेक्निक्स होता है, कुछ चीज़ें याद करने के लिए बताऊंगा। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो अगेन जो सबसे पहले आप लेक्चर तो अटेंड करेंगे ही सही, तो या तो वो आपका जो टीचर है वो नोट्स बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो पीडीएफ में दे देंगे, कोई भी सिचुएशन हो। अब इसमें भी टीचर दो तरीके हो सकते हैं, एक तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते होंगे, और एक जो एनसीईआरटी के साथ साथ मॉड्यूल भी पढ़ाते होंगे। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है तो बहुत ठीक है, वो तो बढ़िया एकदम सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स रिवाइज नहीं करना, रिवाइज तो आपको एनसीईआरटी ही करना है, क्योंकि नोट्स में हो सकता है एक लाइन मिस हो जाए, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है, और वो भी एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक में। एनसीईआरटी का जो भी है वो सब कुछ अल्टीमेट रिसोर्स जो है वो आपका एलएन का फास्ट ट्रैक, या फिर शायद आकाश का भी एक ऐसा कुछ आता है माइंड मैप वगैरह, मुझे उतना नहीं पता कि अच्छा है कि नहीं है, लेकिन ये मेरे पास था तो मैं बता सकता हूँ कि एलएन का जो फास्ट ट्रैक वो बेहतरीन है, सारे डायग्राम लगभग कवर्ड होता है इसमें एनसीईआरटी का। तो और इम्पोर्टेंट पूरी तरीके से कलर्ड है, ये कलर्ड है तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। उसके बाद तो नोट्स बना लिया आपने, और या फिर नहीं बनाया तो आपको घर आके एनसीईआरटी पढ़ना है, जितना भी आज आपने क्लास में पढ़ा उसका एनसीईआरटी रीडिंग करना है। फिर जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ से नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसको आप अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लीजिए। ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को रिवाइज करना, बस इस इधर ऐड करके रख लीजिए कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो मुझे अल्टीमेटली फास्ट ट्रैक में जाकर ऐड करना है, तो बस आपने साइड में रख दिया एक। और अगर आपके पास नोट्स बनाए ऑलरेडी तो उसमें हाईलाइट कर लीजिए कि ये मुझे बाद में फास्ट ट्रैक में ऐड करना है। तो ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करूँ जो एनसीईआरटी से बाहर है और फैक्ट बेस्ड है, जो आपको याद शायद रखना चाहिए। आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा याद रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी आपको पसंद है याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो डेटा फिर अनलिमिटेड हो जाता है। तो जितना आप कर सकते हो उतना आप याद करिए। खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए तो बताऊंगा भाई, जितना इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है ले लो, पूरा ले लो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी डेफिनेटली आपका फर्स्ट ईयर में काम आएगा। तो भरपूर रूप से जितना आपको दिया जा रहा है याद रख लो, एक्सेप्ट अगर जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें अगर कुछ डिटेल में चल रहा है, एनाटॉमी का सब्जेक्ट है वो, तो उसमें नहीं देना, लेकिन जितने भी सिस्टम्स है आपका उसमें अगर डिटेल्स में पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल पढ़िए, उसको रिवाइज भी कीजिए, उसको दिमाग में रिटेन भी कीजिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कि प्लांट किंगडम में घुस गए अंदर, ऐसा नहीं करना है उसको। बस एनसीईआरटी रटने वाला चैप्टर तो बिल्कुल एनसीईआरटी पे ही स्टिक करना है आपको, ठीक है। कमिंग बैक, तो एनसीईआरटी का आपने रीडिंग कर लिया। अब अभ्यास बैच की बात कर लेते हैं। तो अभ्यास बैच में आपको पेज वाइज चीज़ें मिल जाता है, तो जो पेज का आपने आज रीडिंग किया उस पेज का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस नहीं बना तो बुक मार्क कर लीजिए। और अगर आपने कोई मतलब किताब लिया, किताब से प्रैक्टिस किया, तो फिर इसको
गोला मतलब एक सिंगल टिक मार्क कर दिए, गोला मार्क, क्योंकि फिजिक्स जैसा इसमें बहुत मल्टीपल टिक्स की जरूरत नहीं, बस एक ही टिक काफ़ी है। तो गोला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, बस मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन अच्छा है या फिर मुझसे नहीं हुआ। फिर आपको कुछ होमवर्क भी क्वेश्चन मिला होगा जो कि जनरली मॉड्यूल का ही क्वेश्चन होगा, तो आप कीजिए, और नहीं हुआ तो टिक लगा लीजिए, क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर ही होंगे, मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड होंगे। तो उसमें आपको जो भी मिलता है, आपको लगता है कि फैक्ट बेस्ड है, अलग से मार्क कर लीजिए कि आपको इसको बाद में रटना है ना, ऐड कर लेना है अपने फास्ट ट्रैक में। फिर अगले क्लास के पहले अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करने इस बार ऑब्वियसली, क्लास से पहले आपको नोट्स ही रिवाइज करने, चाहे पीडीएफ वाला हो या फिर नॉर्मल आपने लिखा होगा तो वो ठीक है। अब जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्या करना है, मॉड्यूल पढ़ना है, पूरे चैप्टर का मॉड्यूल पढ़ना है। और भी अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो नोट्स में आपने नहीं लिखा या फिर क्वेश्चन करने के वक्त नहीं मिला, तो और उस मतलब तो ऐसा कोई पॉइंट बचता है तो फिर उसको भी मार्क कर लीजिए और अपने फास्ट ट्रैक के लिए उसको जमा कर लीजिए। फिर आप फास्ट ट्रैक अल्टीमेटली पढ़ने वाले हैं, पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक पढ़िए, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए आपको सीक्वेंस पता चल जाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली खुद का नोट्स नहीं है, तो सेटअप करना है कि इसमें जो सीक्वेंस ऐसा है जिससे कि आपको इसके साथ अडेप्टेबिलिटी होना, मतलब आपको इसके साथ कनेक्शन बैठाना है कि यही है जो मुझे रिवाइज करना है। तो एक बार आपको समझना है कि क्या क्रोनोलॉजी है, क्या सीक्वेंस में लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आप इसको रिवाइज कर सके। फिर अल्टीमेटली एक बार पढ़ लिया तो जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपने अभी तक यहाँ पर इधर लिखा था, इधर लिखा था, ये वाला और फिर ये वाला, सब कुछ ऐड कर लीजिए, ठीक है। मतलब सब कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा मॉड्यूल ही छाप दिया ना, कुछ ही पॉइंट्स होंगे जो आपको ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा कॉन्साइसली इसको काम कर सकते हैं, तो उतना ही कीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी फास्ट ट्रैक में ऐड करने वाला ये है, एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर मॉड्यूल, अब एनसीईआरटी ऑलरेडी ड्यूरिंग द लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में क्या है जो इस फास्ट ट्रैक में नहीं गिवन है, तो उसको आपको डेफिनेटली ऐड कर लेना है, डेफिनेटली ऐड कर लेना है। और फिर आप हो सकते तो इसके बाद एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि 2-3 बार तो पढ़ना ही, तो इधर एक बार और पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अल्टीमेटली पता चल जाए कि कुछ भी नहीं छूट रहा है एनसीईआरटी का जो फास्ट ट्रैक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आपको कोई मॉक टेस्ट, अब 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जैसा भी है, आप जो अगर आप कोचिंग में जाते हैं तो डेफिनेटली एक फ़िक्स टाइम के बाद टेस्ट होता है, या तो 1 महीने बाद या फिर 3 हफ्ते बाद, तो उस टाइम तक आपका चैप्टर खत्म होते होते अगर टेस्ट का टाइम हो गया तो बहुत ही बढ़िया, मॉक टेस्ट दे लीजिए। या फिर अभी अगर टेस्ट का टाइम नहीं आया तो आप सिंपली PYQs लेकर के उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, टाइमर सेट करके, और 98% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ। और जो मैं रिकमेंड करता हूँ 35 ईयर्स बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बायोलॉजी है, 30 बहुत ज़्यादा पुराने जो क्वेश्चन होंगे वो पुराने एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होंगे। हाँ, आप देख सकते हैं कोई लॉजिकल क्वेश्चन हुआ तो फिर आप कर सकते हैं, और कोई ऐसा जो क्वेश्चन है जो डेफिनेटली पुराने एनसीईआरटी से अगर आपको लगे तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसको याद नहीं रखना, क्योंकि वो जो पॉइंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको मॉड्यूल में आ ही जाएगा। अगर आप मॉड्यूल पढ़े ना तो उसमें जो पुराने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तो आप कर सकते हैं 35 ईयर्स, ये दिमाग में रखते हुए कि इसमें एनसीईआरटी से बाहर है, इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो मुझसे ना बने, ये दिमाग में रखना है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है 35 ईयर्स करते करते। लेकिन आपको पहले 14 to 15 ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जो और रिसेंटली जो एनटीए का पेपर है उसमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर एनटीए पेपर बनाता है तो 100% एनसीईआरटी, और अगर नहीं बनाता है, कोई और बनाता है, तो भी जो उसका 95% पेपर होगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा। और कुछ उटपटांग आएंगे तो वो तो सबके लिए उटपटांग होगा ना, अगर कोई नया चीज़ आएगा तो वो आपके लिए भी आएगा, किसी और के लिए भी आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहा, आपने मॉड्यूल पढ़िए, जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप ऐड कर ही रहे हैं। फिर अगर PYQ टेस्ट दे लिया तो एक तो PYQ से 40 कभी क्वेश्चन होंगे, तो उसके बाद आप जितने भी बुक मार्क क्वेश्चन थे या फिर टिक वाले क्वेश्चन थे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एग्जाम्पलर अगर आप टारगेट बेस ले लिए हैं तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रेटेजी की और रिसोर्सेज। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कैसे मेमोराइज़ करना है। तो कुछ टेक्निक्स होते हैं याद रखने के लिए। सबसे पहले रिवीजन में एक्टिव रिकॉल का मतलब देखिए, रिवीजन का 2 तरीका होता है। एक तो आप पेज खोल लिए और बस देखते जा रहे, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं आता, तो ये बस लगता है देख के कि आपको आता है, लेकिन एक्चुअली में आपको नहीं आता है। तो ऐसा आपको करना बिल्कुल नहीं है। आपको बस टॉपिक देखना, ये टॉपिक है, फिर आप आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल आंखों के सामने पूरा चीज़ जो है वो आ जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट।
अपने आप बताते, आंखें बंद करके बताते रहिए कि ये था, फिर वो था, फिर ये था, फिर वो था। तो देख के नहीं बताना है इसको, आंखें बंद करके बताना है। इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल, और यही है सबसे परफेक्ट रिवीजन का स्ट्रेटजी। कभी भी देख के रिवाइज नहीं करना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिवाइज एक्टिव रिकॉल से ही करना है। आंखें बंद करके उसको याद करना है। फिर नहीं होता है, फिर देखो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ था, फिर दोबारा आंखें बंद करके फिर से करो। तो इसी से आपको कम नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, वरना पूरी ज़िंदगी भर पेज पलटते जाइए, कुछ याद नहीं होने वाला। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट एक्टिव रिकॉल रिवीजन के खातिर। फिर आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं। कुछ जो आपका बिल्कुल ही रटने वाला चैप्टर्स है, उसके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। अगेन टारगेट बैच जाएंगे तो हर एक चैप्टर का आपको फ्लैश कार्ड्स बिल्कुल मिल जाएगा टारगेट बैच में। तो अगर आप टारगेट बैच में एनरोल हुए हैं तो, अगर आप नहीं हुए, टारगेट बैच नहीं लिए या फिर नहीं लेना चाहते, तो फ्लैश कार्ड्स कुछ चैप्टर्स का और कुछ पॉइंट्स का, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ जो है अल्टीमेटली याद करने का बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी याद करने का, तो आप उसको एंकी ड्राइव या फिर एमनोट, ये फ्लैश कार्ड्स मेकिंग एंड्रॉयड के ऐप्स हैं। फ्लैश कार्ड्स आप कोई भी ऐप में बनाइए, नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि इससे आपको हर रोज़ रिवीजन में और आसानी हो जाएगा, खास करके उन टॉपिक्स के लिए जो याद करने में डिफ़िकल्टी होती है आपको। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है याद करने के रेस्पेक्ट में, वो है मेमोरी पैलेस। अब ये काफ़ी शानदार चीज़ है मेमोरी पैलेस। इसमें आप यूट्यूब में खोलेंगे तो आप वीडियो देखते ही रह जाएंगे, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। फिर भी आपको एक वीडियो देखना चाहिए डिटेल में कि मेमोरी पैलेस में क्या होता है। तो आपको बस अपने घर को इमेजिन करना होता है। जैसे ये आपका दरवाज़ा है, आपने यहाँ से एंटर किया, ये दरवाज़ा है। फिर यहाँ पर कुछ मतलब बस आपका रूम की बात करो तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बेड है, यहाँ पर अलमीरा है, और यहाँ पर दूसरे कमरे का गेट है, यहाँ पर टीवी लगी हुई है। तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे मैंने याद किया था। एक एग्जांपल उसमें एक बताता हूँ। तो वो जो वायरस आपको अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बड़ा होगा लास्ट में वायरस, उसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम आते हैं रिलेटेड टू वायरस। तो उसमें सबसे पहला तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि लुईस पास्चर, अकॉर्डिंग टू जो रियलिटी है वो लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर ने ही जो वायरसेस का नाम है वो दिया था। लेकिन एनसीईआरटी कहता है, बीजर्निक कहता है, शायद पुराने एनसीईआरटी में कुछ और था, नए एनसीईआरटी में कुछ और है, कुछ तो और है, लुईस पास्चर नहीं है। तो आपको अलग से याद रखना है कि ये है। लेकिन मैंने लुईस पास्चर ही याद किया था क्योंकि वो रियलिटी है। तो सबसे पहली पॉइंट कि मैंने अपने रूम पे एंटर किया और मैंने लेफ्ट साइड, सबसे पहले तो आपको ये नंबरिंग करना है। ये पोजीशन 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जो भी अपने आपको ये नंबरिंग याद रखना है। अपने रूम में नंबरिंग कर दिया और इसको याद रखना है कि ये नंबरिंग है। फिर जो खास करके जो सिक्वेंशियल है कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, सिक्वेंशियल कुछ भी याद करना है तो सिंपली इसको पुट करते जाइए कि नंबर 1 इधर, नंबर आपको विजुअलाइज करना है, नंबर 1 को इधर विजुअलाइज करना है। कुछ ऐसे करके विजुअलाइज बताऊंगा कैसे याद विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर दूसरे को इधर, फिर तीसरे को इधर विजुअलाइज करना है, चौथे को इधर विजुअलाइज करना है। अब देखिए मैंने कैसे याद किया था वायरसेस के, वो जो जितने भी साइंटिस्ट थे। तो अगर मान लेते कि लुईस पास्चर ही है जिन्होंने नाम दिया था, तो उसके हिसाब से हम घुसे। तो अगेन बता देता हूँ, एनसीईआरटी नहीं कहता कि लुईस पास्चर ने नाम दिया। एनसीईआरटी शायद बीजर्निक का ही नाम लेता है एनसीईआरटी में वायरसेस के नेम से रिलेटेड। वही आपको याद रखना है, लुईस पास्चर नहीं याद रखना है। लेकिन जो रियलिटी है वो लुईस पास्चर है। तो आपने एंटर किया, मतलब मैंने एंटर किया मेरे रूम में। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो खाली जगह है, यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है और मोटर और पेसल से कुछ पेस्ट कर रहा है, यानी चटनी बना रहा है किसी का तो चटनी बना रहे हैं। और वो पूछ रहा है उससे अपना नाम बता। तो ये उससे चटनी बना रहा है और उसका वो पूछ रहा है कि नाम बता, तू अपना नाम बता। तो इससे क्या याद रह जाएगा, तो ये अपने विजुअलाइज कर लिया कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर चटनी बन रही है और वो पूछ रहा है कि नाम बता। ठीक है, यानी पेस्ट, ठीक है, पेस्ट यानी पास्चर, पेस्ट यानी चटनी, पेस्ट पास्चर। और पूछ रहे कि नाम बता, यानी नाम किसने दिया, पास्चर ने दिया। तो पहला पॉइंट हो गया। फिर आपने बेड पे देखा, तो बेड पर एक डीजे लगा हुआ है, डीजे बॉक्स लगा हुआ है, डीजे बज रहा है। और यहाँ पर एक लंबा सा इंसान है, लंबा सा कुछ है, और उसका एक पॉकेट है, उस पर एक छोटा सा कुछ है। और ये जो है बैठे बैठे टोबैको फूक रहा है। ठीक है,
तो और नाच रहे हैं दोनों ना, चश्मा पहन के मस्त तरीके से नाच रहा है ये दोनों के दोनों। अब डीजे बज रहा है ना बेड पे, ये बेड का कहानी है, बेड का कहानी है। तो डीजे बज रहा है और ये बंदा ऐसे खड़े है और ये टोबैको फूंक रहा है, बीड़ी फूंक रहा है यहाँ पर, तो टोबैको याद रख लेना उससे। तो यानी कि डीजे, तो डीजे इवानोस्काई ने ये बताया कि जो बड़ा वाला बैक्टीरिया है और ये छोटा वाला वायरस है, यानी वायरसेस बैक्टीरिया से छोटी होती है। ये किसने बताया? डीजे इवानोस्काई में। और कहीं ना कहीं टोबैको मोज़ेक वायरस से ही रिलेटेड था वो शायद, तभी तो टोबैको मैंने याद किया था, तो कुछ ना कुछ टोबैको से रिलेटेड था। फिर मैंने जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पर याद किया था, अलमीरा है हमारे पास, तो उसमें देखा कि एक बेल जार रखी हुई है, ओपन एक बेल जार रखी हुई है। बेल जार एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा, जोसेफ प्रिस्ली का बेल जार एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें ऐसे बेल जार आपको याद रखना है, एक विजुअलाइज करना है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, इसी के अंदर देख सकते हैं। तो आपको ऐसे ये फिर क्या हुआ, ये बंदा जो है बीड़ी फूक रहा था, अभी अचानक जो है ये बीड़ी थोड़ा सा जाके इसमें गिर गया, इधर से जाकर के इसमें बेल जार में गिर गया। जैसे ही अंदर गिरा कुछ एक फ्लूइड सा बना, लिक्विड सा, और ये ब्लास्ट हो गया, ये एकदम ब्लास्ट हो गया। तो क्या हुआ, ये टोबैको है, तो अगेन टोबैको मोज़ेक वायरस से क्या बना, कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूइडम बना, और ये ब्लास्ट हो गया। किसने बताया? बेल जार, यानी बेजरनिक ने बताया कि ये जो है ये बेल जार ब्लास्ट हो गया कि कुछ ऐसे फ्लूइड होगा जो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ब्लास्ट हो गया, नहीं इन्फेक्ट हो गया। फिर एक और आते हैं स्टैनली। तो मेरे घर पे यहाँ पर कोई टीवी नहीं, दरवाज़ा है और आगे जा करके अगले रूम का अलमीरा है। तो मैंने जैसे ये ब्लास्ट हुआ, मैं यहाँ पर भाग के दूसरे रूम पे चला गया। तो यहाँ पर मैंने देखा कि एक मस्कुलर सा बंदा खड़ा हुआ है। क्या हुआ? मस्कुलर बंदा, एक मसल है, तो वो स्टैंड कर रहा है, यानी वो स्टैनली। और वो अपने मसल्स पे क्या लगा रहे हैं? आइस क्यूब्स। यहाँ पर आइस क्यूब्स अपने जो है अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है और ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और वो वहाँ से अपना आइस क्यूब्स लेकर के अपने मसल पे लगा रहे हैं, मसल पे रगड़ रहे हैं। तो क्या हुआ इससे? ये जो आइस क्यूब्स हैं ये है क्रिस्टल्स, यानी स्टैंड करा बंदा स्टैनली है। और उसने ये बताया कि ये जो क्रिस्टल्स है ये आइस क्यूब्स है जो कि एक्चुअल में क्रिस्टल्स है। इन्होंने ये बताया कि वायरस बॉडी के बाहर क्रिस्टल्स में होते हैं। और मसल का क्या मतलब? क्या वायरस मस्कुलर होता है? नहीं, मसल मतलब प्रोटीन होता है। ये जो क्रिस्टल्स हैं वो हाईली प्रोटीनेशियस है, ये जो क्रिस्टल्स है वो हाईली प्रोटीनेशियस होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। सिमिलरली ऐसा ही मैंने याद किया था, वो आप जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें जो प्रेगनेंसी में है कि कितने मंथ के बाद हार्ट आया, फिर क्या आया, तो वो भी सीक्वेंस वाला पॉइंट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। तो दोबारा देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल को अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट, मेमोरी पैलेस। और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, और आगे भी एमबीबीएस में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है याद करने के में, चीज़ों याद करने में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है फाइनमेंट टेक्निक। अब फाइनमेंट टेक्निक तो नॉट ओनली बायो, इनफैक्ट ये बायो के लिए बना ही नहीं है, फिजिक्स के लिए बनाया हुआ है, या फिर कोई भी कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन बायो में भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होता है, या फिर कोई भी टॉपिक का रिवाइज करें ना, बोल के रिवाइज कीजिए कि दूसरे को समझा रहे हैं आप, ऐसे कि दूसरे को समझा रहे हैं, तो ऐसे याद रिवाइज करना है आपको। तो फाइनमेंट टेक्निक का मतलब यही होता है कि आपको जो भी समझ में आ रहा है दूसरे को समझाना है। दूसरा कोई है नहीं, आपको विजुलाइज करना है कि दूसरा है, दूसरे को समझाना है, पढ़ाना है उसको, ठीक है। तो ऐसा फाइनमेंट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके सब में कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, तो भी इन सब जो भी समझने वाले चैप्टर्स है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला तो सबको पता ही होगा, निमोनिक्स है, और ये काफ़ी शानदार चीज़ है। निमोनिक्स के बिना बायोलॉजी अधूरा है, निमोनिक्स के बिना बायोलॉजी कर ही नहीं सकते, है ना। निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप नहीं रट सकते। अब निमोनिक्स सही में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 चीज़ की जगह एक लाइन याद रखना पड़ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन तो कम हो गया ना, जो याद करने वो कम हो गया। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि निमोनिक्स को याद करने के लिए फिर अलग से निमोनिक्स नहीं बनाना पड़ता यार। आपने 10 इन्फॉर्मेशन याद करना था और आपने एक लाइन याद कर लिया, अब एक लाइन को 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो छप जाएगा दिमाग में, लेकिन वो 10 इन्फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगा ज़िंदगी भर। तो इसलिए निमोनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो खास करके चैप्टर्स मॉर्फोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, इनमें एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स हैं उसके लिए निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब अभी मैं आपको धीरे धीरे शॉर्ट्स के फॉर्म में सारे निमोनिक्स बता रहूँगा।
तो आई होप आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि क्या है बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने का तरीका। कोई बहुत मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, बस क्योंकि रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बायो में बस रिवीजन करना ज़रूरी है, और उसका भी टेक्निक्स मैंने बता दिया कि जब इनिशियली आपको याद करना है, मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल कर सकते हैं सीक्वेंशियल टॉपिक्स के लिए, और ऐसे टॉपिक्स के लिए नेमोनिक्स तो बनाई है। और कोई भी अब कॉन्सेप्चुअल पार्ट को आपको पढ़ना है तो आप एक्सप्लेन करके पढ़िए उसको, और हमेशा रिवीजन एक्टिव रिकॉल से करिए। तो इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।